भिखारी लड़की को मिला जादुई फ्रॉक। दिल्ली शहर के भारत नगर इलाके के झुग्गियों में नीलम अपनी माँ बिंदु और अपने पिता सुखलाल के साथ रहा करती थी। नीलम बचपन से ही अपने माता पिता के साथ रोड पर भीख मांगा करती थी। उनके आए दिन का खर्चा भीख मांगकर ही चला करता था। जिस दिन उन्हें भीख ना मिले तो वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते थे। एक दिन अचानक बिंदु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे ना होने के कारण सुखलाल और नीलम बिंदु का इलाज नहीं करवा पाते, जिस कारण से बिंदु की मौत हो जाती है। बिंदु की मौत के बाद से नीलम सहमी सहमी सी रहने लगती है। पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई और हम उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? क्या करूं बेटा, मैं कहां से पैसा लेकर आता। तेरी माँ के इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपए लग रहे थे। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। इलाज कराना तो बहुत दूर की बात है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलम जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। सुबह सुबह सुखलाल अपनी बेटी को उठाता है और बोलता है, नीलम बेटा उठ जाओ, चलो जल्दी से भीख मांगने चलना है। अगर हमें आज भीख नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाएंगे? ठीक है पिताजी, मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ। उसके बाद दोनों बाप बेटी भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर तक वो दोनों फुटपाथ पर भीख मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। दोपहर हो जाती है। सुबह की भूखी प्यासी नीलम बहुत थक जाती है और उसे कोई भी भीख नहीं मिलती है। तभी वो अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हमें तो किसी ने भीख भी नहीं दी है, हम खाना कहाँ से खाएंगे? बेटा खाना का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूँ। अभी के लिए वहाँ चलकर पानी पी लो और अपनी भूख को शांत कर लो। रात को हम दोनों चलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए पिताजी, मुझे पानी ही पिला दीजिए। इतना बोलकर सुखलाल नीलम को पानी पिलाने के लिए लेकर जाता है। वो रोड क्रॉस कर ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और सुखलाल का एक्सीडेंट कर देती है। ये सब देखकर नीलम की चीख तो हलक में ही रुक जाती है और वो बिल्कुल शांत हो जाती है। अचानक से वो अपने पिता को तड़पते हुए देख बोलती है, पिताजी आपको क्या हो गया? इतना सारा खून, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे लगता है कि ये मर गया। नहीं नहीं भाई, इसका सिर्फ पैर ही कटा है। चलो चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। सड़क पर कुछ लोग मिलकर सुखलाल को अस्पताल लेकर जाते हैं। एक्सीडेंट होने की वजह से डॉक्टर को सुखलाल का एक पैर काटना पड़ता है, जिस कारण से वो अपाहिज हो जाता है। अपने पिता को ऐसी अवस्था में देख नीलम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे तैसे वो अपने पिता को घर लेकर आती है। कुछ दिनों तक तो आसपास के झुग्गी वाले नीलम और सुखलाल को खाना दे देते हैं, लेकिन जैसे ही सुखलाल की तबीयत में सुधार आता है, आस पड़ोस के लोग खाना देना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों तक तो नीलम ही भीख मांगने जाया करती और जो भी भीख मिला करती वो उनसे अपने पिता को खाना खिलाया करती और खुद एक टाइम ही खाना खाया करती। बेटा मैं यही फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग लूंगा, तुम चल फिर कर भीख मांगना। ठीक है पिताजी, कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। आप यहीं पर बैठकर ही भीख मांगना और कहीं जाना मत। भीख मांगते मांगते नीलम दूर निकल जाती है और एक मंदिर के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर भंडारा बट रहा होता है। वो भंडारे के लिए लाइन में लग जाती है। सब लोग लाइन में लग जाइए, कोई भी एक दूसरे को धक्का नहीं देगा। सब एक दूसरे को आराम से प्रसाद लेने दीजिए। ओए लड़की, यहाँ से हट जा। मैं तेरे आगे लाइन में लगी थी। मैं 2 मिनट के लिए हटी क्या? तू तो आगे बढ़ गई। चल हट यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे लाइन में लगी हूँ, तुम तो पीछे लगी हो। मेरे पिताजी बहुत भूखे हैं, मुझे प्रसाद लेने दो, फिर ले लेना। चलो प्रसाद खत्म हो गया। वो लड़की देखती है कि नीलम ने तो प्रसाद ले लिया है और उसकी बारी में प्रसाद खत्म हो गया, इसलिए वो जानबूझकर नीलम को धक्का मार देती है, जिस कारण से नीलम के हाथ से प्रसाद गिर जाता है। बदतमीजी की तो हद होती है। जब तुम्हें प्रसाद नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती थी? तुमने मेरा प्रसाद क्यों गिरा दिया? क्योंकि वो तेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए तुझे नहीं मिला और मैंने गिरा दिया। चल हट, मैं तुझ जैसे भिखारन से क्या बात करूं? नीलम बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो पूरा दिन भीख मांगती है। थोड़े बहुत लोग उसे पैसे दे देती हैं, जिससे वो अपना और अपने पिता का पेट पाल लेती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं।
एक दिन नीलम भीख मांग रही होती है। तभी नीलम को एक जादूगरनी दिखाई पड़ती है जिसके हाथ में एक पिंजरा होता है जिसके अंदर एक चिड़िया होती है जो बहुत ही मायूस और उदास होती है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है, शायद ये पिंजरे में है और किसी की गुलाम है इसलिए उदास लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। नीलम उस जादूगरनी के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जादूगरनी थक जाती है और पानी पीने के लिए रुक जाती है। जादूगरनी पानी पीने के लिए पिंजरा जमीन पर रख देती है। मौका पाकर नीलम पिंजरे को उठाकर भागने लगती है। जादूगरनी नीलम को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। तब तक नीलम एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि जादूगरनी उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और उस चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया उस पिंजरे से आजाद होने के बाद एक परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर नीलम हैरान रह जाती है। तभी परी बोलती है, नीलम, मैं एक परी हूँ जिसे उस जादूगरनी ने अपनी शक्तियों से चिड़िया के रूप में बदल के पिंजरे में कैद कर दिया था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो तुमने मुझे उस पिंजरे से आजाद कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा था कि अब मैं पूरी जिंदगी इस पिंजरे में कैद होकर ही रह जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है, जिसके बाद परी और जादूगरनी की आपस में खूब लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार जीत परी की ही होती है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। नीलम, तुमने तो मेरी मदद कर दी है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। नीलम अपनी सारी कहानी परी को बताती है, जिसके बाद परी बोलती है, नीलम, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दूंगी जिसकी मदद से तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओगी और तुम्हें कभी भी परेशानी की जरूरत नहीं होगी। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी से जादुई फ्रॉक प्रकट करती है और नीलम को देते हुए बोलती है, नीलम, ये एक जादुई फ्रॉक है जिसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो और ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी रक्षा भी करेगा। परी, क्या इस जादुई फ्रॉक से मेरे पिता का पैर वापस आ जाएगा? क्या वो पहले की तरह ठीक हो पाएंगे? हाँ नीलम, तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। नीलम परी का धन्यवाद करके अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है और अपने पिता को सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसके पिता बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जादुई फ्रॉक कैसे हो सकती है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। कोई नहीं पिताजी, मैं एक बार इस फ्रॉक से कुछ मांग कर देखती हूँ। हे जादुई फ्रॉक, मेरे पिता का पैर पहले की तरह वापस आ जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। नीलम इतना बोलती है कि तभी उसके पिता पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर पहले की तरह चल पाते हैं। ये सब देखकर नीलम और उसके पिता बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद नीलम जादुई फ्रॉक से खाने पीने की चीजें और रहने के लिए अच्छा घर मांगती है। देखते देखते उसके सामने एक घर प्रकट हो जाता है जो बिल्कुल आलीशान था। जादुई फ्रॉक की मदद से नीलम के पास सब कुछ आ जाता है और वो एक अच्छा जीवन जीने लगती है। उसके पिता भी लोगों की सेवा करने लगते हैं। वो दोनों जादुई फ्रॉक की मदद से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करते हैं, साथ में बहुत सारी फ्री की सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। फ्री की दवाई, फ्री का राशन और भी बहुत सी चीजें। सभी लोग उनको बहुत दुआएं देते हैं, जिसके बाद नीलम आजीवन लोगों की सेवा करती है और अपने पिता के साथ हंसी खुशी से रहती है। बहुत साल पहले की बात है, किशनपुर नामक गांव में, जहां अलका और गोलू अपनी माता सुषमा और पिता सोनू के साथ रह रहे होते हैं। अलका दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत मोटी थी, जिसके कारण हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और सभी उसको परेशान कर दिया करते थे, जिसके कारण वो अपने स्कूल में जाना कम पसंद किया करती थी। वहीं गोलू भी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को पतले करने के बारे में सोचती रहती थी। गोलू भी मोटी थी। अलका और गोलू दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करती थी और स्कूल से घर इकट्ठे ही वापस आया करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक गोलू और अलका अपनी मेहनत और लगन के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई करती है और अपना स्कूल पास कर लेती हैं।
स्कूल पास कर लेने के बाद दोनों बहनें कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। दोनों का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाने के बाद पहले सेमेस्टर में कॉलेज में एक फेस्ट होता है जिसमें दूर दूर से बहुत जाने पहचाने जजेस आने वाले होते हैं और सभी लड़कियां फेस्ट में अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयारी कर रही होती है। सभी एक से बढ़कर एक मॉडल जैसी दिख रही होती है। अलका और गोलू भी सभी लड़कियों को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन करा देती हैं, लेकिन वही पास में खड़ी लड़कियां उनका मजाक उड़ाकर कहती है, तुमने इस फेस्ट के इवेंट में रजिस्ट्रेशन तो कराने के बारे में सोच लिया, लेकिन तुम दोनों पहले अपने आप को शीशे में देख कर आओ। तुम दोनों कितनी मोटी हो और कहाँ हम लोग इतने पतले पतले और इतने सुंदर। सही कह रही हो तुम, कहाँ ये दोनों मोटी चल पाएंगी भी ये? मुझे तो लगता है इनके पैरों में हील्स भी नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी मोटी जो है, और हो सकता है अगर आ भी जाए तो हील्स ही टूट जाएगी, क्योंकि हील्स भी इनका वजन उठा नहीं पाएगी। तुम लोगों को शायद पता ही नहीं है कि सिर्फ एक पतली लड़की होना और सुंदर होना मॉडल की पहचान नहीं है, बल्कि एक मॉडल में दिमाग भी होने की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हारे पास IQ लेवल ही नहीं है तो तुम जजेस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ही नहीं दे पाओगी। फिर ये ब्यूटी, ये स्लिम बॉडी किसी काम की नहीं। अरे अलका, तुम भी किसे समझा रही हो? अगर लोगों में दिमाग होता तो फालतू की बातें ही ना करते। दोनों बहनें उन लोगों को करारा जवाब देती हैं और वहां से चली जाती है। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। सारी बातें सुनकर उनकी माँ सुषमा उनसे कहती है, मैं अपनी दोनों बेटियों को मॉडल बनता देख बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी अपने आप को स्टेज पर एंटरटेन करते हुए नहीं दिखाया। लेकिन तुम दोनों बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत समझदार भी हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जजेस के द्वारा पूछे गए सवालों का अच्छे से जवाब दो, ताकि तुम दोनों जीत कर आओ। क्योंकि सुंदरता हमेशा हमारे दिमाग और दिल से देखी जाती है और वो हमारे शरीर और हमारे कपड़ों से नहीं देखी जाती। लेकिन माँ, मजाक उड़ाने वाले लोग तो ये बात कभी नहीं सोचते। आज भी कॉलेज में कई लड़कियों ने हमारा बहुत मजाक बनाया। वो लड़कियां बेटा तुम्हारा मजाक उड़ाकर क्या कर लेंगी? उन्हें सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाना आता है, बाकी उन्हें कुछ नहीं आता। तुम चिंता मत करो, तुम इस इवेंट में जरूर जीतोगी। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों लड़कियां बहुत इंस्पायर होती है और आगे होने वाले इवेंट की तैयारी करती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद दोनों अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेते हैं और साथ ही अपने लिए कुछ कपड़े भी ले आते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद मॉडलिंग इवेंट की डेट आ जाते हैं और सभी लड़कियां वहां पर तैयार होकर पहुंचती है। सभी लड़कियों की तरह दोनों बहनें भी इवेंट में तैयार होकर पहुंचती है। दोनों बहनों को इतना सुंदर देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वे दोनों बहुत ही सुंदर लग रही होती है और दोनों ही ब्लैक गाउन में होती है। ब्लैक गाउन की वजह से वो दोनों पतली दिख रही होती है, जिस कारण सभी लोग उनकी तरफ देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में तो शुरुआत से ही सुंदर थी, लेकिन बस अगर कमी थी तो उनके मोटापे की, वो भी उनके ब्लैक गाउन में छिप गई। सभी लड़कियां एक एक करके लाइन में खड़ी हो जाती है और सभी अपना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही अलका और गोलू तैयार होती है, उनके पीछे खड़ी श्वेता नाम की लड़की उनका गाउन फाड़ देती है, जिस कारण श्वेता और गोलू दोनों ही शर्म के कारण अपने गेस्ट रूम में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी गेस्ट रूम की खिड़की से एक परी गुजर रही होती है और वो उनके रोने की आवाज सुनकर उनके पास आती है। अरे, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? अंदर इतना अच्छा इवेंट चल रहा है। क्या तुम इवेंट हार गई हो या कोई और वजह है? दोनों बहनें मिलकर अपने साथ बीती हर चीज नीली परी को बताती है और नीली परी उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद नीली परी उनकी मदद करने के लिए उनसे कहती है, तुम्हारी बारी दूसरे राउंड में जरूर आएगी, मुझ पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। जल्दी से मैं तुम्हें बादलों में जादुई चॉकलेट घर में ले चलूंगी,
जहां तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी मिलेगी और तुम उन ड्रेसेस को पहनकर अपना ये इवेंट बहुत अच्छे से जीत सकती हो। आओ मेरे साथ। नीली परी अपने जादू से उन दोनों बहनों को उड़ाकर अपने साथ बादलों में ले जाती है, जहां चॉकलेट का एक बहुत बड़ा घर होता है, जिसे देखकर दोनों बहनें आश्चर्यचकित हो जाती है। और वो दोनों बहनें उस घर में अंदर जाती है तो देखती है कि वहां बहुत अच्छी अच्छी वेस्टर्न ड्रेसेस रखी होती है, जिन्हें देखकर उन दोनों का मन खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों बहनें अपने अपने साइज के ड्रेस पहनती हैं और कंपटीशन में आने की तैयारी कर लेती हैं। उसके बाद नीली परी उनसे कहती है, तुम दोनों को हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें कभी भी अपने ऊपर किसी भी बात का घमंड नहीं करना, और माँ के जो तुम्हारे दुश्मन होंगे वो ये जादुई ड्रेसेस देख लेंगे। तुमने ये जो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, ये जादुई चॉकलेट घर की वेस्टर्न ड्रेस है। जब तुम इन ड्रेस को पहनकर जहाँ पर भी जाओगी, वहाँ जाकर तुम्हें हमेशा जीत हासिल होगी और हर इंसान तुमसे खुश रहेगा। नीली परी की सारी बातें सुनकर दोनों बहनें अपने इवेंट में पहुंचती हैं और उन दोनों की ड्रेसेस देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उन दोनों की बहुत अच्छी वेस्टर्न ड्रेस होती है जो किसी के भी पास नहीं होती। और उनकी ड्रेस देखकर जजेस भी बहुत खुश होते हैं। फिर जब उनकी बारी आती है तब जजेस उनसे कुछ सवाल जवाब करती हैं, जिसमें अलका और गोलू बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। लेकिन आखिरकार जीत तो एक की ही होनी चाहिए, जिसमें अलका जीत जाती है। और अलका की जीत की खुशी गोलू को बहुत होती है, क्योंकि विनर तो एक ही बन सकता था। तो गोलू हमेशा से चाहती थी कि चाहे कोई भी हो लेकिन उन दोनों में से एक हो, और आखिरकार वो जीत ही गई। जिसके बाद वो अपने गिफ्ट्स लेकर और अपनी ट्रॉफी लेकर अपने घर पहुंचते हैं और अपने माता पिता को दिखाते हैं। अपने बच्चों की जीत को देखकर अलका और गोलू के माता पिता बहुत खुश होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं, और उन्हें फिर से वही परी उनके कमरे में मिलती है। तुम दोनों ने जो ये वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है, इस ड्रेस को बहुत ही संभाल कर रखना, और तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस ड्रेस को अपनी इच्छा कह देना। ये ड्रेस तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी, क्योंकि ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, जादुई वेस्टर्न ड्रेस है ये, जिससे तुम अपने हर काम हर इच्छा पूरी करवा सकती हो। नीली परी की सारी बातें सुनकर अलका और गोलू बहुत खुश होते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। जिसके बाद वो परी वहां से चली जाती है और फिर अलका और गोलू दोनों सबसे पहले उस जादुई वेस्टर्न ड्रेस से अपने आप को पतला करवाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। और फिर अपनी एक मेकओवर की दुकान खोलते हैं, जिसमें कई लड़कियां रख लेती हैं और बड़ी बड़ी मॉडल्स का मेकअप करते हैं, जिससे उन्हें खूब अच्छा पैसा मिलता है। और ऐसे ही वो दोनों बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और अपने बच्चों को अपने जीते जी अपने पैरों पर खड़ा देखकर अलका और गोलू के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।